गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ऐसे टॉपिक पढ़ लिए थे जो अपन ट्वेल्थ क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो सेम टॉपिक अपन को कहाँ पर मिलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और वहाँ पर अपन उनकी खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं, खूब सारे क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ चेंज मैंने इतना सा बताया था बच्चों आपको उनमें कि ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सब जो होते हैं, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्यू की जगह, आवेश क्यू की जगह मुझे क्या चेंज करना है? यहाँ पर मास लिखना है एम, और वहाँ पर कांस्टेंट जो होता है के, उस कांस्टेंट के की जगह अपन को क्या लिखना है? यहाँ पर जी। और वहाँ पर जो फॉर्मूला होता है उसमें जो साइन होता है उसके आगे क्या लगाना है? अपन को माइनस लगाना है। सिर्फ इतना सा अपन को चेंज करना है। ठीक है, मैंने एक दो क्वेश्चन भी कराए, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको। ठीक है, और क्या बोलते हैं, मैंने आपको सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इनके लिए क्या फॉर्मूला भी बताए थे। थोड़ा सा क्या, एक हॉलो स्फीयर का सॉलिड स्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला काम आएगा, इसलिए मैंने आपको बताए। वैसे सब आपको याद हो जाएंगे आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तब। अब नया टॉपिक है अपन का बच्चों, ग्रेविट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ के कारण जो एक्सलेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है अर्थ के कारण, वो अपन को निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखो आगे अपन देखते हैं। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, सॉरी, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ये पढ़ा था कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है, इधर देखो सब लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है ईजी, उसकी वैल्यू क्या होती है? एफ जी अपॉन क्या होता है? एम। और मुझे एक बात पता है बच्चों की, अपन ने मैकेनिक्स में पढ़ा है कि फोर्स से डिवाइडेड बाई मास क्या होता है? अपन का एक्सलेशन होता है। क्या होता है? एक्सलेशन, त्वरण। तो देखो, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, अब यदि मैं ये जो फोर्स है वो अर्थ के कारण निकाल रहा हूं, मतलब ये माना कि अपन के कोई अर्थ है, इस अर्थ के पास में किसी पार्टिकल को मैं रख दूं। अब पार्टिकल और अर्थ के बीच में जब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूंगा और मुझे इस वाले मास का एक्सलेशन निकालना, तो मैं इस मास से उस एक्स फोर्स को क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? एक्सलेशन। मतलब ये जो अपन का एफ जी अपॉन एम होता है, इसको अपन और क्या बोलते हैं? एक्सलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, यदि अपन का पार्टिकल कहाँ पर है? अर्थ सरफेस के नजदीक है, तो अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उसी ग्रेविटेशनल फील्ड को अपन क्या बोल रहे हैं? त्वरण भी बोलते हैं, एक्सलेशन भी अपन क्या बोलते हैं। तो फाइनली अपन को ये थोड़ा सा याद रखना है कि Eg बराबर क्या होता है? एफ जी अपॉन एम। और अर्थ सरफेस के नजदीक की यदि बात हो रही है, ठीक है, तो ये Eg किसके बराबर होगा अपन का? ये Eg अपन का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक्सलेशन के क्या इक्वल होगा। तो बच्चों, ये बहुत बेसिक सी मैंने आपको ये बात बताई है कि Eg बराबर क्या होता है? एफ जी अपॉन एम। तो लिख लेना, ये किसके इक्वल होता है अपन का? एक्सलेशन के इक्वल। कब? जब अर्थ सरफेस के नज़दीक की बात हो रही है तब। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ इज इक्वल टू क्या होगा? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ सरफेस के कारण जो एक्सलेशन होगा, या ग्रेविटी के कारण जो एक्सलेशन होगा, वो अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसके इक्वल होगा। अब देखिए इसको आगे थोड़ा सा, ये माना कि अपन की अर्थ है, अर्थ की रेडियस मैंने कितनी मान के रखी है? आर ई। अच्छा, अर्थ का जो मास मैंने मान के रखा हो कितना है बच्चों? एम ई। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखना ये वाला, यहाँ से अपन का असली में ग्रेविटेशन शुरू होता है। ठीक है ना? अच्छा, मैंने क्या किया, एक पार्टिकल लिया है, उस पार्टिकल का जो मास है वो मास कितना अपन का? स्मॉल एम। और उस पार्टिकल को मैंने अर्थ के सरफेस पर क्या है? रख दिया है ऐसे। अब बच्चों, आपने इस सेंटर ऑफ मास जब पढ़ा होगा, ठीक है, उस सेंटर ऑफ मास में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी अपन का ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी अपन की वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु के पूरे मास को अपन कहाँ पर कंसंट्रेट मान सकते हैं? उसके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट मान सकते हैं। तो देखो, ये यदि अर्थ है तो मुझे बताओ, अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा? अर्थ का सेंटर ऑफ मास तो कहां पर होगा? अर्थ के सेंटर पर होगा। मतलब ये जो अर्थ का पूरा मास है एम ई, उसको बच्चों में कहां पर कंसंट्रेट मान सकता हूं? इसके सेंटर पर। मतलब ये अपन का एम ई है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों यहाँ से, कि ये अपन का पार्टिकल जो है, इस पार्टिकल पर इस अर्थ के कारण क्या लगेगा? अपन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा अट्रैक्शन का? अब तो देखो, अर्थ के कारण इस पार्टिकल पर जो अपन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, उसकी डायरेक्शन किधर है? अर्थ के सेंटर की तरफ। किधर है ये? अर्थ के सेंटर की तरफ। और अर्थ पर जो अपन का फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन किधर है? अपन के इसके, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के मास की तरफ। ठीक है, तो ये वाली बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई?
दोबारा से सुन लो एक बार। मैं बोल रहा हूं कि ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर मैंने स्मॉल पार्टिकल रख दिया है, ठीक है। ये मास कैसा अपन का, स्मॉल। अब स्मॉल पार्टिकल है तो बताओ इस पार्टिकल पर अर्थ क्या लगाएगी, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगी। वो अट्रैक्शन का फोर्स कौन सा होता है अपन का, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल जो अपन का अट्रैक्शन का फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर होगी अपन की, अर्थ के सेंटर की तरफ, क्योंकि मास कहाँ पे कंसंट्रेट माना मैंने पूरा का पूरा, अर्थ के सेंटर पर। और अर्थ पर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू पार्टिकल, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग पार्टिकल, ठीक है। अब देखो यहाँ जब अपन ने इतना कर लिया तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो अपन का पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर अर्थ के कारण जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना अपन का, एफ जी। और एफ जी की वैल्यू कितनी होती है अपन की, जी एम ई इंटू एम अपॉन, देखो इस वाले पार्टिकल और अर्थ का जो टोटल मास कंसंट्रेट माना है मैंने सेंटर पर, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर ई के बराबर। तो क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर। बताओ ये वाली बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। अच्छा, माइनस का मीनिंग क्या होता है, माइनस का मतलब तो फॉर्मूला में केवल किसको बताता है, अट्रैक्शन को बताता है, ठीक है। अट्रैक्शन का मतलब डायरेक्शन को बता रहा, तो डायरेक्शन तो मैंने क्या खुद ने बना ली, तो डायरेक्शन यदि बना ली तो मुझे बताओ माइनस लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है। अब देखिए बच्चों, ऐसा यदि है तो देखो, यदि मैं यहां से इस स्मॉल एम मास पर एक्सलेशन निकालना चाहूं, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर इस पर ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स किसके कारण लग रहा है, अर्थ के कारण लग रहा है। तो अर्थ के कारण यदि फोर्स लग रहा है तो इस मास को जो एक्सलेशन अपन का मिलेगा, त्वरण जो मिलेगा, वो भी किसके कारण मिलेगा, अर्थ के कारण मिलेगा। तो देखो यदि मुझे एक्सलेशन निकालना है तो बताओ एक्सलेशन कैसे निकालूंगा मैं, ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर। तो एक्सलेशन जो होगा उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, फोर्स की डायरेक्शन में होगी। तो एक्सलेशन जो होता है उसकी डायरेक्शन भी किधर हो जाएगी अपन की, फोर्स की तरफ। तो बताओ एफ जी अपॉन एम, भाई मैं किस पर निकाल रहा हूं, स्मॉल एम पर निकाल रहा हूं। तो स्मॉल एम पर यदि मैं एक्सलेशन निकाल रहा हूं तो स्मॉल एम पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को मुझे इसके मास से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। बताओ एफ जी अपॉन एम को क्या बोलते हैं अपन, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं इसको अपन, ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। या फिर इसको और क्या बोलेंगे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे इसको अपन, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी के कारण क्या अपन का, एक्सलेशन। तो ये जो अपन का होता है एफ जी अपॉन एम, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों इक्वल कब होंगे, तो ये दोनों इक्वल अपन के केवल एक ही कंडीशन में होते हैं, जब अपन कहाँ की बात कर रहे होते हैं, अर्थ के सरफेस के पास में बात कर रहे होते हैं। अर्थ के सरफेस से यदि बहुत ज्यादा दूर अपन बात करेंगे तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होगा वो, ठीक है। फिर भी आप लोग याद रखें कि ये जो अपन का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है अर्थ के केस में, वो किसके इक्वल होता है अपन का, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। बताओ इसमें किसी को दिक्कत। चलो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अपन वैल्यू निकालते हैं। देखो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको मैं किससे बता रहा हूं, जी से। तो ये जो जी है, ये वाला जी मतलब एक्सलेशन जो मैं निकाल रहा हूं वो कौन से केस में निकाल रहा हूं, जब मैंने पार्टिकल को कहां पर माना है, अर्थ के सरफेस पर। तो ये एक्सलेशन ड्यू टू जो है वो कहां पर निकाला है मैंने, सरफेस पर। बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, एफ जी अपॉन एम। बताओ एफ जी की वैल्यू कितनी है, जी एम ई एम अपॉन कितना, आर ई स्क्वायर, और ये क्या एम, तो एम से एम कैंसिल। तो फाइनली बच्चों जो मुझे मिल रहा है कि जी सरफेस जो होगा अपन का वो कितना होगा, जी एम ई अपॉन क्या, आर ई स्क्वायर। तो ये आप लोग याद रखना कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है अपन का वो क्या होता है, जी एम ई अपॉन क्या, आर ई स्क्वायर। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। और आर ई क्या अपन का, आर ई अपन का क्या है, ये जो अर्थ है इसकी रेडियस। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक ध्यान रखना। ये कब है, ये वाला फॉर्मूला कहां पर अप्लाई है, सरफेस पर अप्लाई है, क्योंकि अपन ने जो पार्टिकल माना है बच्चों वो कहां पर माना है, अर्थ के सरफेस पर माना है। अर्थ के सरफेस पर यदि मैं पार्टिकल को मान रहा हूं तो ये एक्सलेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो भी कहां पर निकला अपन का, सरफेस पर। तो ये फॉर्मूला आपको रात में 2 बजे भी याद रहना चाहिए बच्चों कि जी सरफेस इज इक्वल टू कितना होता है, जी एम ई अपॉन कितना, आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लो, जो भी समझ में आया है सब अपने नोट्स में लिख लो लैंग्वेज में।
लिख लेना, ये कहां पर है, केवल सरफेस पर है, क्योंकि पार्टिकल मैंने कहां पर लिया, सरफेस पर। अब देखो अपन जो इसमें आगे केस करने वाले हैं बच्चों, कैसे केस करने वाले हैं कि भाई सरफेस से ऊपर यदि अपन पार्टिकल को रख देंगे तो अपन का ग्रेविटेशनल एक्सलेशन क्या होगा, ठीक है, या फिर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा अपन का, या फिर अपन इससे पार्टिकल को यदि मैं सुरंग बना के इस अर्थ में अंदर लेके चला जाऊं तब अपन का एक्सलेशन कैसे चेंज होगा, ये सब मुझे देखना है, ठीक है। अर्थ को यदि मैं रोटेट करा रहा हूं या फिर अर्थ रोटेट तो कर ही रही है खुद ही, तो इस रोटेशनल के कारण, अर्थ के रोटेशनल के कारण जो अपन का ये एक्सलेशन है ये कैसे चेंज होगा, ये सब अपन को देखना है इसमें। पर अभी तो अपन बेसिक सी बात कर रहे हैं कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस कितना होगा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान से इस फॉर्मूला को देखो आप लोग, मुझे बताओ जी कैसी क्वांटिटी अपन की, कांस्टेंट है, एम ई भी क्या, अर्थ का मास है, तो अर्थ का मास भी कैसा अपन का कांस्टेंट, आर ई क्या अपन की, अर्थ की रेडियस, अर्थ की रेडियस की वैल्यू पता है क्या आप लोगों को, कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, ये भी कैसी होती है, कांस्टेंट। तो मुझे एक बात बताओ कि ये सारी चीजें यदि कांस्टेंट हैं तो जी सरफेस की वैल्यू भी कैसी होगी, अपन की कांस्टेंट होगी। अब मुझे बात बताओ, जी सरफेस की वैल्यू यदि मुझे निकालनी है तो जी सरफेस की वैल्यू कैसे निकालूंगा, जिसको मैं जनरली किससे बता रहा हूं, जी से, ठीक है। मुझे बताओ जी की वैल्यू रख दूं, एम ई की वैल्यू रख दूं, और किसकी वैल्यू रख दूं, मैं आर ई की। तो ये सारी जब मैं मैथमेटिकल वैल्यू रखता हूं और कैलकुलेशन करता हूं बच्चों, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलता वो मिलता मुझे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये वैल्यू आपने खूब मैकेनिक्स में पढ़ी है, वन डी टू डी ये सब जब पढ़े हैं आपने प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उनमें आपको जी खूब काम आया है। तो मुझे बताओ कि ये जी आया कैसे, ये अब आपको समझ में आया नहीं आया कि जी की वैल्यू अपन की 9.81 कहां से आती है, कैसे आती है। तो वो कहां से आती है, अपन की ग्रेविटेशन से आती है। और वो कैसे निकालते हैं अपन, अर्थ के कारण जो एक्सलेशन है या फिर ग्रेविटी के कारण जो एक्सलेशन है वो क्या होती है अपन की, जी। और ये कहां पर है, सरफेस पर है, अर्थ के सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो ये अर्थ के सरफेस पर जो जी आ रहा है अपन का कैसा आ रहा है, कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है। कैसी क्वांटिटी आ रही है, कांस्टेंट क्वांटिटी। तभी आपने देखो 1D 2D में जब क्वेश्चन किए थे तो कैसा किया था कि आप एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हो या फिर बॉल ऊपर से गिर रही है, तो उस वाले केस में बच्चों आपने एक्सलेशन को कैसा माना था, कांस्टेंट, और किसके बराबर माना था, जी के बराबर। और उसकी वैल्यू अपन कितनी ले लेते थे कैलकुलेशन में, कभी कभी 10। तो वो कैसी क्वांटिटी अपन की, कांस्टेंट है। तो देखो कांस्टेंट क्वांटिटी जब होती है एक्सलेशन की, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, न्यूटन की जो समीकरण होती है, इक्वेशन होती है, बी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उनको क्या करते हैं अपन, अप्लाई कर देते हैं। ये आपको पता है ना कि वो न्यूटन की जो इक्वेशन है कब अप्लाई होती है अपन की, वो तब अप्लाई होती है जब एक्सलेशन कैसा होता है अपन का, कांस्टेंट। ये थोड़ा सा मैं स्पीडली ले रहा हूं क्योंकि ये सब अपन ने पढ़ रखा है इसलिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको समझ में आई या नहीं आई, तो आपको जो जनरल फॉर्मूला वो याद रखना है कि जी सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई अपॉन क्या, आर ई स्क्वायर। अब आगे देखिए, अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो इसमें अपन का क्या है, इसमें अपन के खूब सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो अपन ने 1D 2D में कर लिए हैं जी पर बेस्ड। अब तो अपन इसके क्या चेंजेस देखते हैं कि भाई जी में चेंज कैसे होगा, इस स्मॉल जी में चेंज कैसे होगा। अर्थ की सरफेस से यदि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो हाइट के साथ में कैसे चेंज होगा, अर्थ के अंदर यदि मैं जा रहा हूं तो डेप्थ के साथ में कैसे चेंज होगा, अर्थ के रोटेशन के साथ में कैसे चेंज हो रहा है जी, ये सब मुझे देखना है, डिफरेंट केसेज अपन को देखना है, ठीक है। तो यहां के बाद आप एक नोट डाल के लिख लें पहले। देखो अर्थ कैसी अपन की, सॉलिड है। तो ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ अपन की, ये जो सॉलिड अपन का कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है ना, उसकी तरह क्या करेगी, ये वर्क करेगी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरह। तो लिख लेना, अर्थ एक्ट लाइक ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो रिजल्ट अपन निकालेंगे वो सारे रिजल्ट कहां पर वैलिड हैं, अर्थ के लिए वैलिड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकालेंगे अपन ई की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ई और बी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो मैंने आपको कराया सॉलिड स्फीयर के नाम से, उसके लिए जो रिजल्ट होते हैं वो सारे के सारे रिजल्ट किसके लिए भी होते हैं, अपन के अर्थ के लिए भी होते हैं। और अर्थ के नजदीक की जब बात हो रही है तो मैंने क्या बोला कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसके इक्वल होता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आप बात याद रखें कि जो अर्थ होती है वो किसकी तरह एक्ट करती है, अपन की सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरह। और लिख लेना इसमें कि अर्थ के लिए सारे रिजल्ट कैसे होंगे, अपन के सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के रिजल्ट की तरह।
ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू, सारी वैल्यू किसकी तरह होंगी? उसकी तरह। ठीक है, अब इसमें अगला टॉपिक डालिए, वेरिएशन इन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी with respect to height from earth surface, from earth surface, हिंदी में लिख लो, अर्थ की सरफेस के साथ, सॉरी, अर्थ की सरफेस से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। वेरिएशन एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से ऊंचाई के साथ अपन का ये गुरुत्वीय त्वरण कैसे चेंज होगा, ये मुझे निकालना है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये कौन अपन की अर्थ, अर्थ की रेडियस कितनी है अपन की आर ई, और मास कितना अपन का एम ई। अब बच्चों अर्थ की ये सरफेस जो है, इससे एच ऊंचाई पर मैंने एक पार्टिकल ले लिया स्मॉल एम। अब इस स्मॉल एम वाले पार्टिकल को यदि मैं गिराता हूं नीचे, तो ये कितने एक्सलेशन से नीचे आएगा, ये मुझे देखना है। इस एक्सलेशन की वैल्यू 9.81 होती है या फिर कुछ अलग होती है, ये मुझे देखना है। ठीक है, ये तो मैंने देख लिया कि जब भी अपन सरफेस की बात कर रहे हैं, तो सरफेस पर तो अपन के ऑब्जेक्ट की जो एक्सलेशन होगा वो कितना होगा अपन का 9.81। ठीक है, अच्छा, अब ये मुझे देखना कि सरफेस से हाइट के साथ में कैसे चेंज हो रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ऐसी यदि कंडीशन है, तो ये जो अर्थ का टोटल मास है, इसको मैं कहां पर कंसंट्रेट मान सकता हूं? सेंटर ऑफ मास पर। तो बताओ, जो अट्रैक्शन का फोर्स है इस पार्टिकल पर लगेगा, वो किधर लगेगा? अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, मैकेनिक्स में सर ने आपको बताया होगा कि जो ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। किधर होती है? ऑलवेज अर्थ के सेंटर की तरफ। तो देखिए, अब मुझे तो पहले तो ये पता लगाना कि ये फोर्स कितना है। तो मुझे बताओ ये फोर्स कितना होगा अपन का? एफ जी, इधर मैं लिख देता हूं, देखो बताओ एफ जी की वैल्यू कितनी होगी अपन की? वही जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, वो आर क्या होता था बच्चों? वो आर इन दोनों मास के बीच की क्या होती थी? डिस्टेंस होती थी। तो देखो, पार्टिकल तो कहां पर है? यहां पर। और अर्थ के टोटल मास को मैंने कहां पर मान लिया? कंसंट्रेट सेंटर पर। तो बताओ, एक मास तो यहां पर और एक मास यहां पर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये अपन का क्या आ गया? ये बच्चों अपन का आ गया कौन? एफ जी। मतलब है इस पार्टिकल पर जो अर्थ के कारण अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अर्थ के केस में जो, ये मैंने आपको बताया कि अर्थ के केस में जो अपन का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उसी ग्रेविटेशनल फील्ड को अपन क्या बोल सकते हैं? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि यदि मुझे ग्रेविटेशन, सॉरी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? देखो, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब ये जो ग्रेविटी मैं निकाल रहा हूँ सरफेस पर निकाल रहा हूँ या हाइट पर? तो इसको मैंने दिखा दिया किससे? ए जी हाइट से। बताओ, ये जो अर्थ के केस में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, किसके इक्वल होगा अपन का? ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसके इक्वल होगा। तो बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? एफ जी अपॉन क्या है? एम। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? ये ग्रेविटेशनल फील्ड इन केस ऑफ अर्थ। ध्यान रखना, केवल अर्थ के केस में अपन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं अपन? ग्रेविटेशनल फील्ड। और किसी के केस में नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सलेशन होगा वो किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण है, अर्थ के कारण है। तो अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, वही किसके बराबर अपन का? एक्सलेशन के बराबर है।
तो देखो जी हाइट इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ जी की वैल्यू कितनी है, जी एम ई एम अपॉन कितना, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एम, तो एम से एम कैंसिल, तो फाइनली जी हाइट की वैल्यू आ रही है अपन की जी एम ई अपॉन क्या है, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो बच्चों यहां से यदि मैं आर ई कॉमन ले लूं तो कितना बढ़िया फॉर्मूला बनेगा, इधर देखो जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। देखो इस वाली चीज को देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्रेविटी ड्यू टू सॉरी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पर निकाला था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, जी सरफेस की वैल्यू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो ये वाली जो वैल्यू है, इस वाली वैल्यू को मैं जी सरफेस लिख दूं क्या, यदि इस वाली वैल्यू को मैं जी सरफेस लिख दूं बच्चों, तो देखो फाइनली जो मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि जी हाइट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जी सरफेस, ठीक है, अपॉन कितना होगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो अपन का ये आ गया कि भाई हाइट के साथ में अपन का जो गुरुत्वीय त्वरण है या फिर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसे चेंज हो रहा है, जी सरफेस अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब देखो मुझे एक बात बताओ इस वाली इक्वेशन को देख के कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा अर्थ के सरफेस से, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा अपन का। तो देखो जैसे जैसे सरफेस से अपन ऊपर जा रहे हैं तो हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, देखो 1 प्लस एच अपॉन आर ई, तो एच अपॉन आर ई की वैल्यू कुछ भी हो पर बताओ ये टोटल वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी। अब 1 से ज्यादा वैल्यू का यदि मैं जी सरफेस में भाग लगाऊंगा तो मुझे बताओ फाइनली अपन को जी हाइट जो मिलेगा वो जी सरफेस से तो कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। तो इस वाली इक्वेशन को देख के मेरे एक बात समझ में आ रही है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज विद रेस्पेक्ट टू हाइट। ठीक है, तो ये इतना करने के बाद लिख लेना, लिख लो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज विद रेस्पेक्ट टू हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से ऊंचाई के साथ में अपन का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलो देखो एक तो अपन को ये वाला रिजल्ट याद रखना कि भाई अर्थ के सरफेस से ऊंचाई पर अपन जा रहे हैं तो अपन का ग्रेविटेशनल एक्सलेशन या गुरुत्वीय त्वरण या फिर मैं बोलूं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज हो रहा है, इस तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब ऊंचाई के साथ में क्या हो रहा है, अपन का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहां से मैं निकाल रहा हूं इफ एच इज इंक्रीज देन जी एच क्या होगा अपन का, डिक्रीज। ठीक है, अब मैं देखो इसमें कुछ स्पेशल केस कर रहा हूं इसमें, वो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इधर स्पेशल केस क्या है, इसको मैं हटा दूं। देखो स्पेशल केस करके मैं लिख रहा हूं, स्पेशल केस में मैं क्या लिख रहा हूं, इफ आर ई इज ग्रेटर ग्रेटर देन क्या अपन का एच, इफ आर ई इज ग्रेटर ग्रेटर देन क्या अपन का एच, आर ई एच से कैसा अपन का बहुत ज्यादा, ऐसा यदि है तो मुझे एक बात बताओ कि एच अपॉन आर ई की जो वैल्यू है, ठीक है, एच अपॉन आर ई की जो वैल्यू है वो कैसी होगी अपन की, बहुत कम होगी। ठीक है, ऐसी यदि कंडीशन दे रखी है तो अपन का क्या होगा, ऐसी दे रखी है तो देखो इसमें क्या होगा, जी हाइट इज इक्वल टू क्या अपन का, जी सरफेस, ठीक है, इनटू देखो इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, क्या हो गया 1 माइनस एच अपॉन आर ई की पावर कितना, -2। ठीक है, ऐसी यदि कंडीशन है तो मुझे बताओ एच अपॉन आर ई क्या होगा अपन का, स्मॉल होगा। और देखो आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है, अपन ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है अपन ने द्विपद प्रमेय, उसमें क्या होता था अपन का कि 1 प्लस एक्स की पावर एन है और एक्स कैसा अपन का स्मॉल है बच्चों, तो मैं क्या लिखता था 1 प्लस एन एक्स, मतलब आगे वाली जो टर्म है वो सब कैसी हो जाती थी अपन की, कैंसिल। कौन से केस में, जब x कैसा अपन का स्मॉल। तो देखो ये ऐसा ही तो बन रहा है, n की जगह कितना है -2 और x की वैल्यू कितनी है -h अपॉन आर ई। तो बताओ इसमें मैं बायोनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूं क्या, तो लिख लेना फ्रॉम बायोनोमियल
एक्सपेंशन, बताओ बायनोमियल एक्सपेंशन से क्या होगा, जी एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी सरफेस, ठीक है, इनटू 1 प्लस, देखो ये क्या होती है, पावर आगे आ जाती है इसमें, और सब क्या हो जाती है अपन की, कैंसिल, तो पावर कितनी है अपन की, सॉरी ये कितना है प्लस में, देखो ये तो प्लस में था, तो पावर यदि आगे आएगी तो कितना हो गया, -2 इंटू कितना, एच अपॉन आर ई, तो फाइनली जी हाइट जो आ रहा अपन का आ रहा है जी सरफेस, ठीक है, इंटू 1 - 2h अपॉन कितना आर ई, ठीक है। इस वाली इक्वेशन से भी मुझे पता लग रहा है बच्चों कि यहाँ पर भी अपन का हाइट के साथ में जी जो है अपन का वो क्या हो रहा है, अपन का डिक्रीज हो रहा है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, तो इस वाले फॉर्मूला को तो अपन केवल तब यूज करेंगे जब आर ई अपन का एस से कैसा है, बहुत ज्यादा है। जनरली ये वाला जो फॉर्मूला अपन यूज करते हैं बच्चों, ये अपन यूज करते हैं कब, जब एच की वैल्यू अपन को लगभग आर ई का कितना दे रखी है, 8-10% तक दे रखी है, 10 तो बहुत ज्यादा हो गया, 6-7% तक जब अपन को दे रखी है, उस वाले केस में अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये लिख लेना कि ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आर ई इज ग्रेटर देन क्या अपन का एच, या फिर ऐसे लिख लेना एच जो है वो आर ई का कितना परसेंट है, 6-7% है ये, तब अपन क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, यदि एच की वैल्यू बहुत ज्यादा है अपन की, 6-7% से बहुत ज्यादा है, तो उस वाले केस में अपन कौन सा वाला फॉर्मूला करेंगे, जो अपन का बेसिक फॉर्मूला आया था, कौन सा आया था, जी हाइट इज इक्वल टू क्या आया था, जी सरफेस अपॉन 1 + h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अपन क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, तो ये जरूर लिख लेना कि ये कब यूज करेंगे, जब एच कितना है, आर ई का 6-7%। अब 6-7% जब निकालते हैं तो जब लगभग ये वैल्यू आती है कि एच की जो वैल्यू है वो आप याद रखना कितने से कम होनी चाहिए, 500 किलोमीटर से कम होनी चाहिए, तब तो अपन कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये तो ये भी लिख लेना भाई, आर ई की वैल्यू पता है कितना है, लगभग 6400, तो 6400 का 8-10% तक जब निकालेंगे तो वो कितना आएगा अपन का, लगभग 500 किलोमीटर आएगा, मतलब एच की जो वैल्यू है वो कितनी है अपन की, 500 किलोमीटर से कम यदि है, तो उस वाले केस में अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये सब आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं एक दो आपको, उनसे आपको क्लियरिटी आएगी थोड़ी सी। ये लिख लिया सबने, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपन का, लिखो, फाइंड आउट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड आउट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट ऑफ ए आर ई अपॉन 4 फ्रॉम अर्थ सरफेस, हिंदी में भी लिख लो, गुरुत्वीय त्वरण का मान अर्थ के सरफेस से आर ई बटे 4 ऊंचाई पर ज्ञात कीजिए। देखिए अपन को क्वेश्चन क्या दिया है, ये अर्थ है अपन की, ठीक है, अर्थ के सरफेस से अपन को ये हाइट दे रखी है कितनी, आर ई अपॉन 4, यहाँ पर कोई पार्टिकल है अपन का एम, ठीक है, और इस पार्टिकल का मुझे क्या निकालना है, एक्सलेशन निकालना है। अब मुझे एक बात बताइए कि इस वाले पार्टिकल का मुझे एक्सलेशन निकालना है, तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, देखो हाइट की वैल्यू कितनी होगी, आर ई अपॉन 4, मतलब आर ई का कितना हो गया, 25% हो गया। तो मैंने आपको फॉर्मूला कौन कौन से बताए थे, हाइट के साथ में जो फॉर्मूला कितना है, जी सरफेस, सरफेस की वैल्यू अपन जानते हैं कितना, 9.81, ठीक है, 1 + h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, एक तो ये वाला फॉर्मूला बताया, दूसरा एक ये बताया जी हाइट इज इक्वल टू जी सरफेस इंटू 1 - 2h अपॉन आर ई। अब इन दोनों में से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, तो इस वाले फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आर इज ग्रेटर देन क्या है, एच, या फिर एच की वैल्यू लेस देन कितना है, 500 किलोमीटर, या फिर एच कितना है, आर ई का 6-7% है, तब अपन को क्या करना है, ये यूज करना है ये वाला। और सभी केस में कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये। तो बताओ ये जो क्वेश्चन अपन को दिया उसमें मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूं, पहला वाला या दूसरा वाला,
तो देखो आर एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर ई अपॉन 4। तो बताओ ये इस रेंज में आ रहा है क्या? इस रेंज में तो नहीं आ रहा। इसका मतलब मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा? ऊपर वाला। तो ये वाला फॉर्मूला जब मैं यूज करूंगा तो बताओ जी हाइट इज इक्वल टू कितना आएगा, जी सरफेस, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी है, आर ई अपॉन 4, और ये कितना, आर ई का होल स्क्वायर। तो फाइनली अपन को जो मिल रहा है कितना मिल रहा है, जी सरफेस, ठीक है, ये कितना 5 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 16 जी सरफेस अपॉन कितना 25। जी सरफेस की वैल्यू आप लोग रख सकते हो कितना, 9.81। तो किस तरीके से मुझे करना है ये बताओ आप लोग, ये समझ में आया नहीं आया? कौन सा अपन को फॉर्मूला कब यूज करना है, ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो देखो वैसे देखी जाए तो बच्चों को कैसे याद करना चाहिए ये आप कर लेना। अब आपको जैसे इसको याद करना है कि कब क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है, देखो बच्चों, कि जब h की वैल्यू आपको 1 से और 10 किलोमीटर तक दे रखी है, देखो 1 से और 10 किलोमीटर तो बहुत कम है कंपेयर टू 6400 किलोमीटर। तो इस केस में अपन क्या करते हैं कि g को अपन कांस्टेंट मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, g को अपन कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस केस में g क्या होगा अपन का, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट जो g है वो किसके बराबर होगा अपन का, g सरफेस के बराबर। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है समझ के। मैंने आपको थोड़ी सी फील कराने की कोशिश की थी, अब आपको ये याद रखना है। दूसरा, यदि h जो है अपन का वो कितना अपन का, वो 10 से और 500 किलोमीटर के बीच में है, तो इस केस में अपन का जो g होगा वो कितना होगा, g सरफेस, ठीक है, इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। मतलब इस केस में अपन का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये, या फिर इसको अपन और क्या बोल सकते हैं कि h जो है वो आर ई का कितना परसेंट है, 6-7% है। तो इस वाले केस में भी अपन यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगला, यदि h इज ग्रेटर देन 500 किलोमीटर है बच्चों, तो h इज ग्रेटर देन यदि 500, केस में अपन क्या करेंगे, जी एच इज इक्वल टू जी सरफेस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए एकदम दिमाग में कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे। 1 से 10 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर तक है तो उस केस में अपन जी को कैसा मान लेते हैं, कांस्टेंट। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने कब कांस्टेंट माना है। आपने 1D 2D में जब क्वेश्चन किए थे तो आपने बॉल को ऊपर फेंका या फिर ऊपर से गिराया, तो उसमें आप यदि देखेंगे आपकी कॉपी में जो क्वेश्चन कराएं सर ने, तो देखना उसमें जो हाइट ले रखी है वो कितनी, 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर। इससे ज़्यादा हाइट नहीं ली है कि भाई 2 किलोमीटर ऊपर से बॉल गिरा रहे हैं, 10 किलोमीटर से ज़्यादा हाइट नहीं ली होगी। तो उस केस में अपन जी को कितना मान रहे थे, कांस्टेंट। तो न्यूटन की गति के जो समीकरण है उनको अपन क्या कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। न्यूटन की जो मोशन की जो इक्वेशन है उनको क्या कर रहे थे अपन, अप्लाई कर रहे थे। यदि अपन की हाइट 10 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी तो बताओ जी अपन का कांस्टेंट रहेगा क्या भाई, 11 किलोमीटर पर कुछ अलग होगा, 12 पर कुछ अलग होगा, 13 पर कुछ अलग, क्योंकि जैसे जैसे एच चेंज होगा तो बताओ जी की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। तो जी क्या क्या करेगा अपन का, वेरी करेगा। जी यदि वेरी करेगा तो बताओ न्यूटन से की इक्वेशन अपन अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कब अप्लाई होंगी अपन की, जब एक्सलेशन कैसा अपन का, कांस्टेंट। तो ये आपको क्लियरिटी आनी चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला अपन को यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो इस पर मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वो मैं कल कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तो इनको आप अच्छे से करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, कोई दिक्कत आए तो मेरे से कांटेक्ट करें आप लोग, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, कुछ बच्चों को ऐप से इनमें देखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो पॉज कर देते हैं तो नीचे ब्लैक पट्टी आ जाती है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें आप लोग, और उस पर जाके डायरेक्ट देखें, तो आपको वहाँ पर और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।